रात का समय है। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई है और चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई है। सब कुछ बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सेयो एक बार फिर वही रहस्यमयी सपना देख रही है जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलझाकर रख दिया है। अगले ही पल सेयो गहरी गहरी सांसें लेते हुए झटके से उठ बैठती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है, जैसे उसने अभी अभी कोई ऐसा ड्रीम देखा हो जो हकीकत से भी ज्यादा रियल महसूस हो रहा हो। उस ड्रीम में एक रहस्यमयी लड़का उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कोई अनदेखा रिश्ता पहले से ही मौजूद हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सीओ के चेहरे के भाव साफ बता रहे हैं कि वो इस पल में पूरी तरह खो चुकी है। अगले ही सीन में दोनों के बीच की नज़दीकियां और बढ़ जाती हैं। माहौल में रोमांस के साथ साथ एक अजीब सी मिस्ट्री भी महसूस हो रही है जो इस ड्रीम को और भी रहस्यमयी बना देती है। वो रहस्यमयी लड़का सीओ की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेता है। दोनों के बीच का अट्रैक्शन हर गुजरते पल के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। इसके बाद वो लड़का अपना ऊपर का कपड़ा उतार देता है, जिससे उसकी एथलेटिक बॉडी साफ दिखाई देने लगती है। अगले ही पल वो सेयो को अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। सीओ के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। वो धीरे से कहती है कि उसे यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी आंखों में खुशी, सुकून और उलझन तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब कैमरा उस रहस्यमयी लड़के की तरफ फोकस करता है। वो प्यार भरी नज़रों से सेयो को देख रहा है, जबकि सेयो का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा है कि उसकी सांसें भी बेकाबू होने लगी हैं। सेयो धीरे से अपना हाथ उस लड़के की मस्कुलर बॉडी पर रखती है। दोनों के बीच का कनेक्शन इतना गहरा महसूस हो रहा है कि जैसे ये उनकी पहली मुलाकात ही न हो। तभी वो लड़का प्यार से अपना हाथ सेयो के गाल पर रखता है। उसके चेहरे पर मौजूद नरमी और उसके स्पर्श में छिपा अपनापन इस पल को और भी इमोशनल बना देता है। इसी दौरान स्क्रीन पर एक टेक्स्ट दिखाई देता है, जेंटल हैंड्स एंड। ये अधूरी लाइन इस पूरे ड्रीम को और भी रहस्यमयी बना देती है। ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ हो। सीओ के दिल में उमड़ रही भावनाएं अब उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुकी हैं। वो इस एहसास में इतनी खो जाती है कि उसे बाकी दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। फिर वो उसी ड्रीम में उस रहस्यमयी लड़के से पूछती है, तुम आखिर हो कौन? लेकिन उसके सवाल का जवाब मिलने से पहले ही सीओ अचानक जोर से झटके के साथ नींद से जाग जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है। वो तेजी से सांस ले रही है और उसका चेहरा साफ बता रहा है कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि ऐसा अनुभव था जिसे वो हर बार सच मान बैठती है। कुछ देर तक वो बेड पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करती रहती है। वो खुद से कहती है कि यह सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन उसका एहसास अब भी उसके दिल में वैसे ही मौजूद है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगती है, लेकिन सेयों के चेहरे पर सिर्फ उदासी और थकान दिखाई देती है। वो सिर झुकाकर बेड पर अकेली बैठी रहती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि यह सपना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि जब भी वो उस रहस्यमयी लड़के का सपना देखती है, उसका दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगता है। उसके हाथ अपने आप उसकी चेस्ट पर चले जाते हैं, जैसे उसके दिल के अंदर कोई पुराना जख्म या भूली हुई याद अभी भी छिपी हुई हो। सीओ खुद से यही सोचती रहती है कि आखिर वो किस इंसान के लिए ऐसा महसूस करती है जिसे वो पहचानती तक नहीं। तभी उसकी नज़र पास रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। उस फोटो फ्रेम में सीओ अपने छोटे से बेटे युनचन को गोद में उठाए मुस्कुरा रही है। उस तस्वीर को देखते हुए उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगता है, क्या मेरे सपनों में आने वाला वही रहस्यमयी लड़का युनचन का पिता है? और इसी सवाल के साथ कहानी हमें 4 साल पुराने फ्लैशबैक में ले जाती है। उस समय सीओ सिर्फ 23 साल की थी और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो एक केयरफ्री कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपनी लाइफ को खुलकर जीना पसंद करती थी और हर दिन को पूरी तरह एंजॉय करती थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि उसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्यमयी लड़के से हुई जो उसे हमेशा सिर्फ एक ही नाम से पुकारता था, यॉन। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मिस्ट्री जिसका जवाब आज तक सेयो भी नहीं ढूंढ पाई है। अचानक किसी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, सेयो, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो?
सीओ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़रें धुंधली हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कहाँ है। उसके चेहरे पर घबराहट और उलझन साफ दिखाई दे रही है। वो सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखती है और धीमी आवाज में कहती है, सेजुन। जैसे ही सेजुन यह सुनता है, उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगती है। वो तुरंत उसके पास बैठ जाता है और सुकून की सांस लेते हुए कहता है कि उसे खुशी है कि आखिरकार उसे होश आ गया। लेकिन सेयो अब भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है और हैरानी से पूछती है कि आखिर वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। सेजुन उसे आराम करने के लिए कहता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने बाहर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ सेयो अकेली रह जाती है। वो धीरे धीरे अपना हाथ सिर पर ले जाती है और वहां बंधी बंडेज को छूते ही चौंक जाती है। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगते हैं। मेरे सिर पर चोट कैसे लगी? मैं यहाँ कैसे पहुंची? लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। कुछ ही देर बाद SEJG-1 वापस लौट आता है। वो सेयो को बताता है कि वो सड़क पर बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। ये सुनते ही सेयो पूरी तरह शॉक में आ जाती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे इस घटना की बिल्कुल भी याद नहीं है। सेजुन आगे बताता है कि वो और उनके फादर दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि काफ़ी समय से उनका सेयोन से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर सेयोन और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो पूछता है, आखिर तुम वॉशिंगटन DC में क्या कर रही थी? लेकिन सियोन तुरंत जवाब देती है कि वो कभी वॉशिंगटन DC गई ही नहीं। उसके मुताबिक वो तो हमेशा सैन फ्रांसिस्को में ही थी। इतने में डॉक्टर कमरे के अंदर आते हैं। वो सियोन की जांच करते हैं और पूछते हैं कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। सियोन जवाब देती है कि अभी वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। इसके बाद डॉक्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंची? या फिर तुम वॉशिंगटन DC क्यों गई थी? लेकिन सियोन धीरे से अपना सिर हिला देती है। उसे इन दोनों सवालों का कोई जवाब नहीं पता। वो साफ कहती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सेजुन और डॉक्टर आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। अब कमरे का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। सियो जिद करते हुए कहती है कि उसने कभी सैन फ्रांसिस्को छोड़ा ही नहीं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर और सेजुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब उन्हें भी एहसास होने लगता है कि मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तभी डॉक्टर उससे एक और सवाल पूछते हैं, अभी कौन सा महीना चल रहा है? सेयोन बिना एक पल सोचे जवाब देती है, जनवरी। लेकिन डॉक्टर का जवाब सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं, अभी जनवरी नहीं, जून चल रहा है। ये सुनते ही सियोन की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि कई महीने बीत चुके हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो बार बार यही सोचने लगती है, ये कैसे हो सकता है? मैं वॉशिंगटन DC में कैसे पहुंच गई? और इतने महीनों तक आखिर मेरे साथ क्या हुआ? सेजुन उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो धीरे से कहता है, आराम से याद करने की कोशिश करो। इन महीनों में तुम किसके साथ थी? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? लेकिन सियोन जितनी कोशिश करती है, उसके दिमाग में सिर्फ खालीपन ही दिखाई देता है। उसे कुछ भी याद नहीं आता। और तभी सेजुन एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर सियोन की दुनिया ही हिल जाती है। वो बताता है कि सियोन प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शौक में बस सेजुन को देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह आखिर कैसे संभव है, क्योंकि उसे तो उन महीनों की एक भी याद नहीं है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला पड़ गया था, क्योंकि उसे उन महीनों की एक भी याद नहीं थी। उसी पल उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे उसके ज़हन में उभरने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब उसके पिता और उसके भाई को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तब दोनों इस बच्चे के बिल्कुल खिलाफ थे। दोनों चाहते थे कि वो इस बच्चे को जन्म न दे, लेकिन सियोन अपने फैसले पर अडिग रही। उसने साफ कह दिया था कि चाहे इस बच्चे का पिता कोई भी हो, लेकिन ये बच्चा सिर्फ उसका है और वो हर हाल में इसे जन्म देगी। उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने उसके बच्चे की जिंदगी रखती थी और आज तक उसे अपने उस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। वर्तमान समय में सीईओ अपने कमरे में अकेली बैठी हुई अपने बेटे युनचन की फोटो फ्रेम को बड़े प्यार से देख रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो है, लेकिन आंखों में अब भी अनगिनत सवाल छिपे हुए हैं। वो मन ही मन सोचती है कि उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अफसोस आज तक उसे युनचन के पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसकी याददाश्त अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आई थी। उसे अपनी जिंदगी के वे 3 साल बिल्कुल याद नहीं थे, यानी युनचन के 3 साल का होने तक उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सब उसकी यादों से पूरी तरह गायब था। इसी बीच उसके फ़ोन पर सेजुन का मैसेज आता है। दोनों चैट के जरिए बात करने लगते हैं। सेजुन बताता है कि उनके फादर दोपहर 2 बजे तक अपने डॉक्टर के साथ वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो सियोन से माफ़ी मांगता है कि उसे हर चीज़ अकेले संभालनी पड़ रही है, लेकिन सियोन मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मिस्टर पार्क के आने के बाद काफ़ी काम आसान हो जाएगा। बातचीत खत्म होने से पहले सीजुन उससे युनचन की तबीयत के बारे में भी पूछता है। उसे भरोसा दिलाती है कि अभी युनचन बिल्कुल ठीक है। मैसेज खत्म होने के बाद सियोन कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाती है। उसे याद आता है कि जब युनचन का जन्म हुआ था तब उसके पिता और उसका भाई दोनों इस बच्चे को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। आज वही दोनों युनचन से इतना प्यार करते हैं कि उसकी देखभाल करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। इसी दौरान सेयोन को एक बात काफ़ी अजीब लगती है। वो सोचने लगती है कि आखिर उसके पिता अपने साथ डॉक्टर को क्यों ला रहे हैं। जब वो यही सवाल सेजुन से पूछती है तो सेजुन हंसते हुए बताता है कि उनके फादर ने साफ कह दिया था कि अगर डॉक्टर साथ नहीं आया तो वो उसके सारे फंड्स बंद कर देंगे। सियोन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तब सेजुन मजाक करते हुए कहता है कि शायद उनके फादर को वो डॉक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि उसी डॉक्टर ने कभी उनकी जान बचाई थी। और फिर मुस्कुराते हुए एक और बात जोड़ देता है, वैसे वो डॉक्टर काफ़ी हैंडसम भी है। सियोन बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी खोई हुई यादों से जुड़ा सबसे बड़ा राज बन चुका था। कुछ समय बाद सियोन एक लग्जरी कार से बाहर निकलती है। उसने एक बेहद स्टाइलिश ब्लेजर और स्कर्ट पहन रखी है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके दिल में अब भी कई अनसुलझे सवाल चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ आई हो। जैसे ही वो अंदर की ओर बढ़ती है, उसकी मुलाकात मिस्टर पार्क से होती है। सियोन सबसे पहले उनसे एक ही सवाल पूछती है, यहाँ कहीं रिपोर्टर्स तो नहीं है? मिस्टर पार्क हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं आएगा। ये सुनकर सियान राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है, चेयरमैन आ गए हैं। बस इतना सुनते ही सियान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी नज़र सामने उठाती है और अगले ही पल उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे देखते ही वो कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी, उलझन और बेचैनी एक साथ दिखाई देने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इस अजनबी को देखकर उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई हैं। वो बार बार खुद से यही सवाल करने लगती है, ये आखिर है कौन? उसी समय एक बेहद हैंडसम और आकर्षक युवक जो एक व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग चेयरमैन की देखभाल कर रहा था, धीरे धीरे सियोन की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही सियोन की नज़र उस युवक के चेहरे पर पड़ती है, उसका दिल पहले से भी ज्यादा तेज धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो चेहरा उसने पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि कहाँ। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखें लगातार उसी रहस्यमय युवक पर टिकी रहती हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यही वही इंसान है? क्या यही वही रहस्यमयी लड़का है जो इतने सालों से मेरे ड्रीम्स में बार बार आता रहा है? लेकिन अगर ये सच है तो फिर उसे मेरी जिंदगी के बारे में क्या पता है? और आखिर मेरे और इसके बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे मेरी याददाश्त भी मुझसे छीन नहीं पाई? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर सवाल का जवाब एक नई मिस्ट्री को जन्म देने वाला था। गाइज, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है, क्या सियोन के ड्रीम्स में दिखाई देने वाला वही रहस्यमय लड़का युनचन का असली पिता है, या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, सियोन की खोई हुई याददाश्त वापस आने पर आखिर कौन सा ऐसा सच सामने आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँ तो इस वीडियो पर 50 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। बाय, टेक केयर।